ऐसा मौका शायद ही मेरे को कभी लाइफ में नहीं मिला कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस कर पाऊँ आपके आगे। मैंने कहानी नमक का दरोगा पढ़ी और आज हम एकत्रित हुए हैं उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने अपने आप को दिखाकर नहीं, किसी को बोलकर नहीं, अपनी कलम द्वारा उसने अपने लोगों के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ी, एक ऐसा जज्बा दिया कि हमारे जो देशवासी थे अपनी जो समाज की जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां मतलब कि जो कमियां रही, उन चीज़ों को उन्होंने देखा और उनको समझ पाए और उनको कम भी किया। ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था। और आप सभी को पता है कि जो हमारे ऊपर जो थे उनको हम ब्रिटिश, अंग्रेजी, इन लोगों के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। 200 साल तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया और ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे जो हमारा समाज था, हमारा भारत था, वो काफ़ी पीछे हट गया था। यहाँ तक कि हमारी कई धरोहर जो हमारे राजाओं महाराजाओं द्वारा छाप छोड़ी गई थी, वो भी यहाँ से चीज़ें उठाई गई। लेकिन जब कोई बोलता था तो उसको सज़ा दे दी जाती थी, या उसको मार दिया जाता था, या फांसी दे दी जाती थी। बस यही सब कुछ उनके साथ होता था। इसी दौरान एक इंसान उठकर उभर कर सामने आए और उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने कहा कि मैं जवाब जो है पत्थर से नहीं, बंदूकों से नहीं, चोरी करके नहीं, मैं एक ऐसा रास्ता अपनाऊंगा जो कलम का रास्ता होगा, और वो कलम ही सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूकता करेगी। तो मैं नमक का दरोगा ये कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी फीलिंग के हिसाब से लिखी, अपने बातों को सामने लेके, लोगों के सामने लेके आए। वो कि जब नमक कानून बनाया गया, उस नमक कानून के अंदर ये बोला गया कि कोई भी भारतवासी, ओनली फॉर भारतवासी, नमक का प्रोडक्शन, उत्पादन वगैरह नहीं करेगा। और इन चीज़ों को तोड़ने के लिए आप सभी ने एक इंसान का नाम सुना होगा, अगर वो हमारी जेब में रहते हैं तो हम कुछ खरीद पाते हैं, जिनका नाम है M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने 1921 के अंदर आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। सभी को पता है असहयोग आंदोलन। उसके अंदर ये बोला गया कि अब हम जो अंग्रेजी चीजें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, हम उन सब चीजों को छोड़ देंगे जो अंग्रेजों के यहाँ से लाई गई है या अंग्रेजों द्वारा बनाई जाती है, हम वो चीजों का बहिष्कार कर देंगे। जिसमें से कि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी उनका साथ दिया और नमक कानून जो था वो तोड़ने का पूरा प्रयास करा गया। काफ़ी समय बीता, उन्होंने अपनी एक नमक दरोगा कहानी लिखी। इसी के बीच उन्होंने कहा क्यों ना उन चीज़ों को लोगों तक दिखाया जाए, और साथ में ईमानदारी को भी दिखाया गया कि एक इंसान आया, उसने अपनी लगा तो वो ब्रिटिश संसद के अंदर ही एक दरोगा के रूप में, जिनका नाम था मुंशी बंशीधर, जिन्होंने ये चीज़ें उनके नाम से बनाई गई कहानी जो है, जो इंसान आए, कई समय पुरानी बात है, एक गांव के अंदर मुंशी बंशीधर जो थे वो रहा करते थे। उन्होंने ठाना, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने ठाना क्यों ना मैं भी शहर जाकर अपने कमाऊं और जो हमारे जो घर की दशा है उसे अच्छा करूं। उन्होंने अपना पूरा प्लान बना लिया कि मैं भी शहर जाऊं। जैसे ही वो घर से निकले तो उनके पिताजी ने उनको टोका और बोले कि बेटा
आप सभी बाहर, आप काम करने के लिए बाहर जा रहे हो, नौकरी पाने के लिए बाहर जा रहे हो, कुछ ऐसी नौकरी करना, कुछ ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी आय जो हो वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि ऊपरी आय से ही बरकत होती है। नौकरी का ओहदा मत देखना, सिर्फ आप ऊपरी आय को देखना। नौकरी चाहे जैसे भी हो, नौकरी तो पूर्णवासी का चांद की तरह होती है, उसका वेतन जो होता है पूर्णवासी की चांद की तरह होता है कि धीरे धीरे एक दिन लुप्त हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय होती है वो तो ईश्वर की देन होती है, जिससे हमारे घर के अंदर बरकत होती है। और मैं एक ऐसा वृक्ष हो चुका हूँ, ऐसा बूढ़ा वृक्ष हो चुका हूँ कि मैं इस घर को अब चलाने लायक नहीं रहा, कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ। आप ही इस घर के अब मकान मालिक हो, आपको ही ये घर चलाना है, आपको ही सब कुछ करना है। मुंशी बंशीधर बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता की सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना, जाना, पहचाना और अपने पिता से आज्ञा ली और वो काम की तलाश में शहर की ओर चल पड़े। भाग्य इतना अच्छा था कि कुछ ही समय बाद शहर के अंदर उन्हें नमक के दरोगा की पोस्ट मिली और वो बड़े खुश हुए। यहाँ तक कि जब ये खबर उनके पिताजी को मिली तो वो फूले न समाये, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन दिनों जो नमक का विभाग बना था उसमें तो अच्छे अच्छे पटवारी जाना चाहते थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अधिकारी भी ये कहते थे कि हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, बस हमें तो नमक के विभाग में नौकरी करनी है। लेकिन मुंशी बंशीधर की तो किस्मत ही बहुत अच्छी थी कि वो जाते ही उनको वो नमक विभाग के अंदर अधिकारी की पोस्ट मिल गई थी और वो दरोगा बन गए थे। काफी समय बीता, नौकरी बहुत अच्छे से चलती रही। जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई वहीं पे थोड़ी सी ही मीली दूरी पे जमुना बहती थी। जो इंसान मुंशी बंशीधर हैं बड़े ईमानदार हैं और अपना ईमानदारी से काम करते हैं। वो सो रहे थे कि अचानक उनको रात्रि के अंदर उनकी आँख खुली, बहुत रात्रि हो चुकी थी और उन्हें कुछ बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से उठे, उन्होंने कहा कि ये आवाज मैं कई बार सुन चुका हूँ रात को। उनके मन में कई सारे सवाल आए मुंशी बंशीधर के मन में कि ये बैलगाड़ियाँ दिन की बजाय रात को ही क्यों निकलती हैं, आखिर ऐसा क्या काम चल रहा है ये रात को ही गाड़ियाँ निकलती हैं और दिन में तो खाली रहता है बिल्कुल। मुंशी बंशीधर के जितने भी सवाल थे उन्होंने ठान ली कि आज मैं अपने सारे जो भ्रम हैं वो दूर करके रहूंगा और पहनी वर्दी, लगाया तमंचा और सीधा जो है ये एकदम से बहुत सारी बैलगाड़ियां उन्हें दिखाई। घोड़े पर सवार होकर चले थे। जैसे ही दरोगा को बैलगाड़ियों के मजदूरों ने देखा जो बैलगाड़ी चला रहे थे, सारा सन्नाटा एकदम से छा गया। मुंशी बंशीधर अपनी घोड़े पे ही सवार होके उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और ये किसकी बैलगाड़ियां हैं? सारे चुप थे बिल्कुल, कोई कुछ बोला नहीं। लेकिन जो सबसे आगे बैलगाड़ी वाला था उसे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और बोले कि आरोपी दीन है। मुंशी बंशीधर को कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा, कौन आलोपी दीन, कौन पंडित आलोपी दीन? उन्होंने कहा, जो पंडित हैं। कौन से पंडित आलोपी दीन? मेरे को तो नहीं पता। दातागंज के पंडित आलोपी दीन। मुंशी बंशीधर एकदम से सोच विचार में पड़ गए और उन्होंने सोच लिया कि तो वही आलोपी दीन है जिनके यहाँ पर बड़े बड़े वकील, पुलिस वाले, बड़े बड़े अमीरजादे, बड़े बड़े व्यापारी सारे उनसे कर्जा लेने के लिए आते हैं। लेकिन मुंशीधर को तो आराम नहीं पड़ रहा था जब तक उनका भ्रम न दूर हो जाए। मुंशी बंशीधर ने फिर से सवाल किया कि इन गाड़ियों में क्या ले जा रहे हो तुम?
कुछ जवाब नहीं दिया। मुंशी बंशीधर ने फिर से बोला कि क्या गूंगे हो गए हो, सांप सूंघ गया है, जवाब दो मेरे को, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ का दरोगा हूँ। तब एक ने साहस किया और बोले, साहब कुछ नहीं, बस ये तो उनका सामान है जो हम एक पुलिया से दूसरी पुलिया छोर पे हम ले जा रहे हैं। मुंशी बंशीधर को फिर भी भ्रम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपना भ्रम पूरा करके ही रहूँगा, जो मेरे को कन्फ्यूज़न हुई है। वो अपने घोड़े से छट देने से उतरे और जैसे ही उन्होंने बैलगाड़ियों के ऊपर जो सामान लदा था उन पे हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि ये तो नमक के ठेले थे, जिनको चोरी छुपे कहीं और ले जाया जा रहा था। मुंशी बंशीधर ने जब भी बोला, इन ठेलों को कहाँ ले जा रहे हो तुम? जो बैलगाड़ी वाले थे उन्होंने कहा कि साहब हम तो इन्हें कानपुर ले जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में। सारे के सारे यहीं पे ठहर जाओ। मुंशी बंशीधर ने बड़े कड़क स्वभाव में बोला और बोला कि जाओ अपने पंडित अलोपीदीन को यहाँ पे बुला के लेके आओ। 2-3 बैलगाड़ी वाले उठे और वो भगते भगते जो है पंडित अलोपीदीन, जो कि एक अमीर व्यक्ति थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मालिक ऐसे ऐसे कोई नया दरोगा आया है और उन्होंने आपकी सारी बैलगाड़ियाँ बीच रास्ते में ही रोक दी, आप कृपया करके जल्दी चलिए मालिक, हमारे तो पसीने पसीने छूट गए हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं, पंडित अलोपीदीन एकदम से मुस्कुराहट में बोले, जब लक्ष्मी दिखती है ना तो सभी की जो अकड़ होती है और जो सभी की अंदर से ईमानदारी होती है वो सब जेब के अंदर खत्म हो जाती है। अलोपीदीन ने बीड़ा खाया अपना, चलो हम चलते हैं। अपने सुंदर से रथ के अंदर सवार होके एक चद्दर और वो मुंशीधर के पास चल। जैसे ही पहुंचे पंडित अलोपीदीन बोले, अरे सरकार, हमें यहाँ पे कैसे बुला लिया और आपको इतनी रात को कैसे कष्ट हो गया? हम आपके पास आ ही रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी सरकार। आपने हमारी गाड़ियाँ क्यों रोक ली? मुंशी बंशीधर तो ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप इलीगल काम कर रहे हो, इसलिए मैंने आपकी गाड़ियाँ रोकी। क्या ये आपकी गाड़ियाँ हैं? उन्होंने कहा, हाँ साहब मेरी ही गाड़ियाँ हैं, आप बताइए आपके लिए क्या सेवा करें। मुंशी बंशीधर फिर से कड़क स्वभाव में बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन सारी चीज समझ चुके थे। उन्होंने फिर से यही लालच की देने की सोची कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इनको लालच दूं और ये मेरी बातों में आ जाए। अरे साहब 1000 रुपये लीजिए और क्यों ना यहीं पे बातें खत्म कर देते हैं। लेकिन मुंशी बंशीधर वैसे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, ना 1000 चाहिए ना 40,000 चाहिए, आपको सीधा कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ेगा और आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित अलोपीदीन जो थे वो फिर से उन्होंने कहा, नया नया लड़का है, नई नई वर्दी का शौक है, नया नया चाव चढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी अच्छो पर नचा देती है तो ये क्या चीज़ है, एक बार और लालच की बात करता हूँ। अलोपीदीन ने कहा, साहब आप 1 लाख रुपये दीजिए, लेकिन बात को यहीं पे ख़त्म करिए। लेकिन मुंशी बंशीधर तो बिल्कुल फिर से बोले कि ना तो 40,000 ना 1 लाख, मैं आपको पता नहीं है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और जो मेरे को मासिक वेतन मिलता है उसी में अपना घर चलाता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई है। उन्होंने छुट्टे के साथ ही कहा, सिपाही लगाओ हथकड़ी। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा हथकड़ी लगाने के लिए,
आलोपी दीन ने 2 कदम फिर पीछे हटाए और जैसे ही हथकड़ियाँ पास में आने लगी तो बेहोश होके नीचे धरती पे गिर। अगले ही दिन कोर्ट के अंदर पेशी होनी थी। पूरे समाज के अंदर, पूरे नगर शहर के अंदर एक खबर फैल गई कि जो आलोपी दीन के ऊपर कभी केस नहीं लगा, कभी कोर्ट के कभी उन्हें चक्कर नहीं काटे, उन्होंने इतने बड़े बड़े अधिकारियों को भी वो जेल में रखते हैं, आज उनके ऊपर केस लगने वाला है, उनको यहाँ कोर्ट के अंदर बुलाया है। लेकिन जैसे ही सामने जज बैठे थे, वकील भी थे, एक साइड मुंशी बंशीधर खड़े थे तो एक साइड पंडित आलोपी दीन जी कटघरे के अंदर खड़े। कहते हैं कि लक्ष्मी एक ऐसी चीज होती है जो धर्म होता है उसको भी बेच दिया जाता है। लक्ष्मी एक ऐसी चीज होती है कि एक ईमानदार व्यक्ति को भी लालसा के अंदर उसको ला सकते हैं, लेकिन हर कोई मुंशी बंशीधर कोई ना था। मुंशी बंशीधर के पास क्या था? सिर्फ सत्य जेब में लेके खड़े, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। गवाह बेचे गए, खरीदे गए, सारी चीज होने लगी वहां पे, और मुंशी बंशीधर को कुछ समझ में नहीं आया। उनके तो मन में एक ही बात चल रही थी कि मैं सिर्फ सत्य हूँ। सारी चीजों को देखा गया, सबके गवाह बोले, सभी व्यक्ति को बुलाया गया, तो सारे के सारे जो भी व्यक्ति थे वो मुंशी बंशीधर के अगेंस्ट में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये दरोगा साहब ही अपने आप हमारे मालिक को उठा के लिया है यहाँ पे, और हमारे मालिक तो बहुत अच्छे आदमी है, ये तो गरीबों की मदद करते हैं। सारा पलटफेर उल्टा होता दिखा और पंडित आलोपी दीन को बेकरार, बेकसूर साबित कर दिया गया और वो वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही मुंशी बंशीधर कोर्ट से बाहर निकले, उन्हें लोगों की आवाज सुनाई दी कि बेवकूफ आदमी, तूने क्या कर दिया। और कोर्ट के अंदर ये भी बोला गया था कि अब तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने मन ही मन में ठाना कि ये ईमानदारी का मेरे को फल मिला है और मेरे को मेरी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? लक्ष्मी जी ने तो सबको खरीद लिया ना। अपने घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, चौखट पे पहुंचे ही थे कि उनके पिताजी आए। उनके पिताजी ने बड़े कड़क स्वभाव में बोला कि या तो मैं अपना सर फोड़ लूं या मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, कि तुमने जो काम किया है ना वो बिल्कुल ही निहायती बेकार काम तुम करके आए हो। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था कि ऊपरी कमाई करना, और तुम नमक के दरोगा की पोस्ट पर लगे थे। लेकिन मुंशी बंशीधर की तो गर्दन नीची रही, वो कुछ बोले नहीं। हालात ऐसे हो गए घर के कि खाने को भी नहीं रहा। जो खुद की बीवी थी वो भी अब ढंग से बात करने को राजी नहीं हुई, और पिताजी ने तो मुंह फेर ही लिया। बस राम राम जपते, उन्हीं का नाम मन के अंदर लेते। समय बीता, एकदम से सायंकाल का समय था कि एक बड़ा सजीला रथ इनके घर के आगे रुका और उसके अंदर बैठे थे पंडित आलोपी दीन। जैसे ही मुंशी बंशीधर के पिता ने उन्हें देखा, वो एकदम से उनके कदमों में आ पड़े। उन्होंने कहा, मालिक, अब हम मेरे बेटे से क्या गलती हो गई जो आप यहाँ पर आए हो? उन्होंने कहा, कोई गलती नहीं हुई है। और मुंशी बंशीधर भी सामने खड़े हो गए। फिर से पिताजी ने कहा कि अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो इसकी सजा हमारे पूरे घर को दे दीजिए,
जो भी आपकी इच्छा करे वो सामने हम तीनों चारों जो हैं खड़े हैं, आप हमारे को सजा दे सकते हैं। मुंशी बंशीधर भी खड़े हुए थे। मुंशी बंशीधर ने बोला अपनी सफाई के अंदर कि उस वक्त पंडित जी मुझे माफ़ करना, मुझे पता था आप बहुत बड़े व्यापारी हो, आप बहुत बड़े अमीर हो, रिच मैन हो, लेकिन मैं उस वक्त अपनी नौकरी कर रहा था और मेरे को नौकरी के आगे बस ईमानदारी का ही अपना सबूत देना था। मुंशी बंशीधर के उन्होंने गर्दन पे हाथ रखा, कंधे पे, और उन्होंने कहा कि बेटा, दुनिया देखी, जमाना देखा, मेरे नीचे कईयों ने काम किया और कईयों ने दगाबाजी भी करी, लेकिन वोट मेरे को कभी कोई नहीं पहुंचा सका, क्योंकि सारे तो मेरी जेब में रहते हैं ना। वोट मेरे को कभी कोई नहीं पहुंचा सकते। तुम एक ऐसे इंसान निकले जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, सच से मेरे को वोट का रास्ता दिखाया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित अलोपी दीन ने कहा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरे यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगे? मुंशी बंशीधर की आंखें बिल्कुल नीचे हो गई। उन्होंने कहा, मालिक, मेरी वो ओहदा नहीं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं, मेरे अंदर तो सिर्फ ईमानदारी थी, जिसे आपने भी पसंद नहीं करा और शायद मेरे पिताजी ने भी वो पसंद नहीं करा। उसी वक्त पे अलोपी दीन बोले कि शायद ये ईमानदारी पूछों में पाई जाती है, जब भी मैं आपके पास आया हूँ। आज से मेरी सारी जायदाद के, मेरे सारे कारोबार के मैनेजर आप रहोगे। ये चीज़ देख के मुंशी बंशीधर की आंखों में से आंसू छलक पड़े और उन्होंने बड़ा ही सौभाग्य पाया कि एक इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा आदमी वो मेरे पास आया और उसने मेरे अंदर जो काबिलियत देखी वो शायद मेरे पिता भी मेरे अंदर नहीं देख पाए। पिता की भी आंखें नीची हो गई कि मेरे बेटे के अंदर इतनी अच्छी काबिलियत जो मैं कभी समझ नहीं पाया, आज उस काबिलियत का नतीजा ये है कि शहर का सबसे बड़ा आदमी उसके पास हाथ फैलाए आया है। और उसी वक्त उसने अपने कारीगर को बोला, लाओ पेपर। मुंशी बंशीधर उस पर साइन करेंगे। उसी वक्त मुंशी बंशीधर ने साइन करे और उनको एक ईमानदार वाली नौकरी दोबारा से मिल गई। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो सच होता है, सच जो है, क्या नाम है, कभी छिपता नहीं है। सच बोलो, सच की राह पे चलो, ईमानदार रहो, दुनिया अपने आप झुक के सलाम करेगी। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अच्छा काम करने के लिए हमें 100 साल जीवन जीने की जरूरत हो। जीवन के कुछ पल ऐसे निकाल दो कि तुम्हें हजारों क्या, 2000 क्या, करोड़ों वर्ष तक तुम्हें याद किया जाए। नमस्कार।